Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. Let's begin with the first chapter of O levels. I welcome you all to physics O levels at Abil E School. Physics, which has code 5054. We will be going through all the chapters in a very nice way so that you get every type of concept with 100% clarity. And as you know that the first chapter is always very important chapter and we can never forgo its importance. कोई भी चैप्टर होगा उसमें सबसे पहले हम देखा करेंगे कि उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सी चीज़ से ज़्यादा आते हैं और एग्जामिनर का फोकस किन चीज़ों पर रहता है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आई वुड लाइक टू क्लियर यू कि जब एग्जामिनर स्पेशली P2 के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट दिस, डिफाइन दिस, जस्ट गो फॉर द कीवर्ड डेफिनेशंस। एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन में आप उसकी जस्टिफिकेशन दो विद सम प्रिंसिपल, विद सम रूल, उसका कोई लॉ है फिजिक्स का उसके साथ, और रीजन दो। सजेस्ट में आपका वो एनालिटिकल स्किल चेक करते हैं, जहां पे सजेस्ट करने की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दैट टॉपिक, यू हैव टू मेक अ लॉजिक and you have to fit in the suitable formula related to that topic. And then calculation, very important. Physics O levels की without calculations is something like food without taste. तो कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन में आपका सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, सबसे पहले आप उसमें से इंटरप्रेट क्या करते हो, इंफॉर्मेशन, उसका फैक्ट, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको पिकअप करना, डेटा को रिलेट करना, फॉर्मूला सिलेक्ट करना, और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है, यू डू दैट एंड देन यू कैलकुलेट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लिख रहे हो, कितने यूनिट्स क्या दे रहे हो, आप लिख रहे हो सही यूनिट लिख रहे हो या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट नहीं सही लिख रहे, दैट कैन गेट यू मार्क्स डिडक्टेड। सो लेट्स बिगिन। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स हम देखेंगे, हम यूनिट्स देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देखेंगे, और हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो यू नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर divided mainly any quantities that can be measured. Measurable quantities are called physical quantities. दो में आप इनको डिवाइड करते हो, that is base quantities and one is derived, right? तो base में आपके पास 7, you have read it already in your prime secondary level, तो वो ही है length, mass, time, electric current, then you have temperature, then you have light intensity, and then you have quantity of substance. Now length, these are your base quantities। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बेस क्वांटिटीज भी 7 है नंबर में। और लेंथ के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे लेंथ कंफ्यूज करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ बेस और डिराइव, तो लेंथ कहें, डिस्टेंस कहें, ये चीज यहाँ पे ही बेटा क्लियर रखो इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट कहें, हाइट कहें, रेंज। रेंज एक तो होता है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एक रेंज होती है कि जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉल फॉल करता है तो कितनी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, वो रेंज होती है। तो ये चीजें लेंथ ही है सारी, तो कीप दिस थिंग क्लियर एट दिस पॉइंट। और इनके यूनिट्स हम बात करें, लेंथ की सिंबल एल है, यूनिट। अब क्वांटिटीज और आगे हम लिखेंगे यूनिट्स, यूनिट्स लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्वांटिटी,
ठीक है जी। इधर लिखेंगे लेंथ, लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, टाइम का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोल सिंबल N, एंड जो लाइट इंटेंसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय J बेसिकली। तो दैट इज लेंथ का यूनिट जो है दैट इज मीटर्स, SI यूनिट सिंबल M, मास KG, टाइम का सॉरी टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है, और टाइम का सेकेंड्स, करंट का I का एम्पियर, इसका क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, पूरा MOLE है, सिंबल MOL, और करंट इन सॉरी लाइट इंटेंसिटी इज कैंडेला CD। ओके, सो बेसिकली लाइट इंटेंसिटी होती क्या है, क्योंकि इसकी ज्यादा बात नहीं होती, सिंपल इतना आप समझो, अगर सारी डायरेक्शंस में लाइट जा रही है तो लाइट फॉलिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द लाइट इंटेंसिटी। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए दीज आर द एसआई यूनिट्स, राइट। सो अब हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आ जाती हैं, उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में, वी हैव मल्टीपल, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ऑल अदर देन द बेस क्वांटिटीज, चाहे आपको पता है या नहीं पता। इसीलिए मैंने लेंथ की सारी आपको स्टार्ट में ही बता दी ताकि आप कहीं उनको derived now, so you may not get them as derived quantities. So all the quantities other than the base quantities are called derived quantities. क्यों derived का मतलब क्या है? derived का मतलब है कि वो बनी हुई है, बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में उनको तोड़ा जा सकता है, सीधी बात ये है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी हमारे पास, एग्जांपल देंगे, फोर्स दे दो, एरिया लिख लो, पावर लिख लो, एनर्जी लिख लो, एक्सेलरेशन लिख लो, मल्टीपल, मोमेंटम लिख लो, सारी आ जाएंगी। अब ये चीज है, आपको जो चीज याद रखनी है, यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हमारे पास फेमस है जाउल, एक है हमारे पास न्यूटन, बल्कि पहले न्यूटन को लिखो, न्यूटन, जाउल, पास्कल, राइट, न्यूटन यूनिट है, जाउल है, पास्कल है, राइट। ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, बड़े फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के, न्यूटन को ब्रेक करो। तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, स्केल सीखो, फॉर्मूले को सीखो, फॉर्मूला देखो, दैट इज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका अगर यूनिट फोर्स का न्यूटन है, तो न्यूटन किसके इक्वल होगा, मास का पुट करो, बेस यूनिट केजी, एक्सेलरेशन इज ms-2, तो न्यूटन इज इक्वल टू केजी ms-2। तो दिस इज हाउ कि आप किस तरह यू कैन राइट अ डिराइव्ड यूनिट इनटू बेस यूनिट, राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज आ रही हैं बारी बारी उनके यूनिट्स उसी स्टाइल में लिखो, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो रही हैं डिवाइड करो, उनको जोड़ते जाओ, अल्टीमेटली सारे यूनिट्स बेस में एंड करने चाहिए, बेस यूनिट्स में। तो न्यूटन के तीनों केजी, मास और सेकंड बेस यूनिट्स में आ गए, राइट। इसी तरह वॉट, ठीक है जी, अगर जाउल लिखना है तो जाउल एज बेसिकली, जाउल एज न्यूटन मीटर, तो न्यूटन पहले ही लिख लिया है, केजी लिखेंगे, ms-2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय m लिखेंगे, तो के जी m और m m2s-2। नाउ अब आपको लिखना है वॉट, वॉट एज जाउल पर सेकेंड, इधर लिखेंगे वॉट इज जाउल s-1, तो सिंपल जाउल तो लिख चुके हो, के जी m2s-2 into s-1, so that would give you as kg m2s-3, right? So this is what Pascal लिखना है, Pascal is Newton over meter square, Pascal is Newton per meter
स्क्वायर। न्यूटन तो पहले ही लिख लिया है, kg ms-2, ये ऊपर लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय m-2। तो m और m ये +1 है, -2 -1 हो जाएगा। ये इकट्ठी कर दें पावर्स, रूल ऑफ इंडिसेस से, m-1 s-2 s पास्कल। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चंस, MCQ P1, they love to ask one of these। ओके, तो ये आपको बता दिया। यहाँ लिख लो, all forms of energy plus work, unit is joule, पावर का यूनिट होगा वॉट, दैट इज हमने बात कर ली जाउल पर सेकेंड। जो अभी ये बात की है प्रेशर का, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और इसी तरह जितनी भी फोर्सेस हैं, ऑल फोर्सेस, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल फोर्सेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रिक है, रेजिस्टिव है, मैग्नेटिक है, कोई भी फोर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यूनिट इज यूनिट इज न्यूटन, राइट, small n। Next we will be moving towards is that we have the next objective। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हमने बात की उनके यूनिट्स की, डिराइव्ड यूनिट्स की, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, फेमस हैं, जो their एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। then you come on the scalar and vector quantities, scalar and vector quantities। Before that, it's worth discussing prefixes। देख लो आप, prefixes very important। एक हमारे पास बड़े वाले हैं और एक छोटे वाले, जो नंबर को स्मॉल कर दें और एक जो नंबर को लार्ज कर दें। तो देयर सिग्निफिकेंस इज देयर। तो अगर वर्ड आ जाए सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻⁻², डेसी 10⁻⁻1, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो, माइक्रो का सिंबल अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, यूं लिखा होता है यू म्यू, 10⁻⁻6। ज्यादातर तो यही यूज हो रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ ज्यादा क्वेश्चंस में, ये तो हमें वैसे पता होता है मोस्टली, ये और ये। और हमारे पास है नैनो, एन से नैनो, एन से 9, तो दैट इज 10⁻⁻9। और देन यू हैव पिको, pico is 10⁻⁻12। then you have femto, femto is 10⁻⁻15। f से 15, f से femto, and then atto, atto is 10⁻⁻18। एक आप कहीं पर देखोगे एंगस्ट्रॉम यूनिट की होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट को साइड पर लिख लो, जहां पर स्पेशली लिविंग डीएनए वगैरह का कोई जिक्र आ जाए, कोई इस तरह डिटेल में कहीं पर डीएनए का कोई लिविंग सेल के मेजरमेंट्स में, उसमें एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज कर देते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट, ए ऊपर एक सर्कल सा बना देते हैं, 10⁻⁻10 होता है ये। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये है सारे जो स्मॉल कर देंगे, नंबर को छोटा कर देंगे। अब हम बड़े वाले प्रीफिक्सेस को देख लेते हैं, वो कौन से होते हैं। 10⁻⁻1 is डेका, 10⁻⁻2 is hecto, 10⁻3 is what you call femto. Sorry, 10⁻3 is, sorry, kilo. 10⁻6 is mega. 10⁻9 is giga. Then you have 10⁻12 is tera. 10⁻15 is
पीटा, पी से पीटा, पी से 15, टी से टेरा, टी से 12, 10 रेज टू पावर प्लस 18 इज एक्सा। ठीक है जी। मेगा बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चंस में, ये वाला किलो, मेगा ये कम ही यूज होता है, हेक्टो और गीगा भी ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, सो दे आर मोर टू बी taken into consideration, right? Now we can move towards scalar and vector quantities. Very simple. Scalar quantities basically वो quantities हैं which do not need direction, independent of direction, independent of direction. They do not need direction to be specified or quantized. Only magnitude. Magnitude, ठीक है जी। यानी magnitude क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज, इसको क्लियर कर लो एक चीज को, मैग्नीट्यूड एज बेसिकली जस्ट अ नंबर प्लस suitable यूनिट, राइट? देन यू हैव एग्जांपल देंगे स्केलर में, रिमेंबर ऑल बेस क्वांटिटीज आर स्केलर, नंबर वन, all base quantities are scalar except length when it is taken as displacement। लेंथ में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिर्फ बेस क्वांटिटीज में से वो वेक्टर है टेकन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाकी सारी स्केलर है। और जो मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को रहती है, दैट इज के, एक चीज याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्रेशर, बच्चे समझते हैं कि प्रेशर स्केलर है, सॉरी वेक्टर है, प्रेशर, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, क्योंकि ये भी बेस में आ रहा है, ये तो बेस में ही आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर और डेंसिटी, एनर्जी, पावर, क्योंकि उसके वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। मिसकंसेप्शन बच्चों को यहाँ पर होती है, वो कहते हैं अच्छा इसमें पावर में भी वर्क है, वर्क में फोर्स है तो वो स्केलर वेक्टर होगा, इसमें भी फोर्स है तो वो वेक्टर होगा। नहीं, वो वेक्टर इसलिए नहीं होता, उसको भी बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रेशर जो यहाँ पर फोर्स है, रिमेंबर वन थिंग कि जो प्रेशर में फोर्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी डायरेक्शन, तो उसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रेशर नहीं होता, राइट? और इसी तरह why जो है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, why नॉट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेक्टर होने के लिए यू हैव टू एड इट वेक्टोरिकली बाय हेड टू टेल रूल। तो प्रेशर करंट का जो सम है दैट इज, अगर 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, एल्जेब्रिकली 5 एम्पेयर आ जाएगा, राइट? तो वहां पे वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह जो एनर्जी है या वर्क है, दैट इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क ओवरऑल एक scalar quantity है, because that is just like ability to that is the manifestation of energy, और एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एनर्जी है तो वर्क हो पा रहा है, इंटरकन्वर्टेबल है इसलिए वो भी स्केलर है। और डेंसिटी इज हाउ थिक or you know how dense heavy something is, और power is just work divided by time। और यूजुअली वो वाली क्वांटिटीज जिसमें स्केलर डिवाइडेड बाय टाइम हो तो वो भी स्केलर ही होता है, राइट? क्योंकि पावर में इट इज वर्क और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो दोनों एनर्जी और वर्क स्केलर है, तो इफ यू डिवाइड इट बाय टाइम दैट इज आल्सो स्केलर, राइट? तो दीज आर स्केलर। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट लेट्स सी वेक्टर में कौन कौन सी आ जाती हैं, अदर देन दीज, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इसमें स्पीड इसमें आ जाएगा, राइट? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन।
और इसमें आ जाएगी आपकी मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम, फोर्स। जस्ट रिमेंबर, इसके अंदर अगर हम मोमेंटम का आगे हम बात करेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू एम वी, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। दोनों के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी एक जस्ट सिंपल मास से एक एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। यूजुअली जब एक वेक्टर क्वांटिटी जस्ट एक नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो वेक्टर ही रहती है। और देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसका दूसरा नाम है टॉर्क, moment of forces, torque. Just to tell you one thing, that is कि करंट, ऑल्दो कहीं पर इतना जिक्र नहीं मिलेगा, जस्ट टू टेल यू वन थिंग, करंट itself is a scalar but current density is a vector quantity, okay? कहीं पर अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, करंट डेंसिटी is vector, is a vector quantity। बिकॉज रीजन ये है कि ये जब हम कंसीडर करते हैं दैट इज करंट flowing, charge flowing in a specific direction through a very small length। तो उसमें लेंथ की डायमेंशन कंसीडरेबल हो जाती है, हमें करनी पड़ती है कंसीडर, बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल, राइट? तो फिर उसमें उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो दैट इज अ वेक्टर, करंट इज अ स्केलर, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Now we will be coming towards what you say as instruments. We have different measuring instruments। अगर आप measuring instruments में बात करो तो वेक्टर क्वांटिटीज की मैंने ये बात कर दी कि वेक्टर क्वांटिटीज दे नीड डायरेक्शन, जस्ट राइटिंग वेक्टर क्वांटिटीज दे नीड magnitude plus direction, right? As well as direction, and added by head to tail rule। So you cannot simply add them, and any vector quantity can be represented by the arrow. The length of the tail of the arrow is the magnitude, head is the direction of that arrow। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जैसा वेलोसिटी है उसके ऊपर आप एरो बना देते हो, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो this thing we should know. So the head to tail rule, we will talk about it more in the next lecture. So like you add them according to head to tail rule and then you can get their sum, not like that without adding them without head to tail rule। We will talk about the negative of a vector, the position vector, head to tail rule and Pythagoras theorem in detail of the vector quantities। Secondly, now we will be talking about the measuring instruments। measuring instruments में अगर हम बात करें, that is mass measuring instruments कौन से हैं? that is beam balance or triple balance। Mass, you know, never changes, but weight is dependent upon the value of G। So beam balance, or you have triple balance also, triple balance। And then you have electric balance, right? Electric balance, these are mass measuring instruments। weight कैसे measure करेंगे? Very important thing, weight measuring instrument is called Newton meter, Newton meter। Now Newton meter is that device
like a spring. You hang an object and it stretches. It gives you the value of weight of that according to the value of G. Another setup that can be used to measure the weight is that is the rod system, in which we basically balance on a meter rule a wedge, place a meter rule on the wedge, we hang some known loads like masses, we multiply with them with the G, and we can calculate the weight of that object which is balanced on the wedge by applying the concept of moment of forces and the principle of moments. So this is also set up to calculate the weight, or even you can also calculate the mass weight of some object, let's say over here, by just applying the principle of moments that we will talk about more in that. Then you have what you say, and just remember one thing, एमसीक्यू आता होता है, बहुत फेमस एमसीक्यू है कि कोई भी चीज जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो अर्थ पर है, दैट इज नॉट सूटेबल ऑन एनी अदर प्लैनेट। जिससे अगर आप उसको ले जाओ, कौन सा सूटेबल नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज जो कैलिब्रेशंस हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, दैट वुड बी डिसरप्टेड ऑन एनी अदर प्लैनेट, बिकॉज हर प्लैनेट की जी की वैल्यू डिफरेंट है, right? So that is the point to be noted. And then for time, you have stopwatch. Time measuring instrument में you have simply stopwatch, or इसके अंदर like you need to know के जी when you have to calculate the time period of something. We will also talk more about it. Time period का formula क्या होता है? Time period is to like let's say there are five like oscillations. Let's say let's take it example from a pendulum. Pendulum is a string inextensible hanging with the mass, and then it oscillates about its position. Let's say it goes from here, back here, and then come back. So one oscillation is completed from its central position to right uppermost, and then through back to the left uppermost and back to the central position, one cycle. तो एक्सपेरिमेंट में आता है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। फर्ज करो हमने 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड नोट किया है, तो हाउ यू गेट द टाइम ऑफ वन? तो दैट इज टाइम पीरियड को लिख लो कि टाइम पीरियड इज दैट इज total time divided by total number of oscillations or of that cycles, total number of cycles or oscillations, that is time period. And अभी इधर बात कर लेते हैं कि that is time period is denoted by capital T, that is always inverse of frequency. ये waves में बहुत ज्यादा इसकी application है, wave वाले chapter में mark कर लो, ज्यादा waves में आएगा, वेव्स में हाईली इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेंथ मेजरिंग, ओके, लेंथ मेजरिंग से पहले हम जस्ट नेम कर लेते हैं। करंट, करंट इट इज मेजर्ड बाय व्हाट? एमीटर, एम्पेयर से है एमीटर। वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्टेज। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एमीटर करंट वोल्टेज इज बाय वोल्ट मीटर, एंड रेजिस्टेंस इज बाय ओम मीटर, राइट? और आगे बात करेंगे, जब ओम लॉ की बात करेंगे, हम डिराइव करेंगे वोल्ट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स और ओम को भी, और जो है लाइक दैट। सो दीज आर द डिवाइसेस जो ये मेजर करती हैं। और लाइट इंटेंसिटी को सिंपली आप फोटोमीटर से कर सकते हैं मेजर, जस्ट पता होना चाहिए लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय what you call as photometer. Photo means light, इसलिए लाइट जिन पार्टिकल्स की बनी उनको photons कहते हैं। Now we have length measuring instruments, very important, जो आपका मेन कोर्स में component है, that is length measuring instruments. Let's talk about it.
बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो जनरली लीस्ट काउंट क्या होता है, यू शुड नो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या चीज है? लीस्ट काउंट इज मिनिमम, मिनिमम रीडिंग, minimum value that you can record accurately, exactly, most uh, rightly, accurately from any instrument, वो उसका least count है। accurately from any instrument is its least count, right? अगर हम बात करें रूलर की, तो रूलर का जो लीस्ट काउंट है बेटा, दैट इज, रूलर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर, राइट? एंड वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज, इट कैन मेजर अप टू 0.1 मिलीमीटर और 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में भी सॉरी पूछ लेते हैं, 1/10 ऑफ, या 0.1 मिलीमीटर, और सॉरी it should be 100th of a centimeter, right? So since 0.1 millimeter है ना, तो यानी 1/10 of a millimeter, तो 1 सेंटीमीटर का यानी 100th of cm, राइट? इसी तरह माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, माइक्रो बता रहे हैं, यानी माइक्रोमीटर का माइक्रो पार्ट तक, तो कैसे? 0.01 मिलीमीटर, 100th part of a millimeter कह सकते हैं, या 1000th part of a centimeter of centimeter, right? Now that is, you can let's come towards the instruments और उनको देख लेते हैं, उनसे रीडिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। So here are a few things. This is the meter rule. You all know it. एक तरफ मिलीमीटर में है, एक तरफ सेंटी इंचेस में है, but we are more using the millimeter stuff, right? तो very easy to calculate. तो जितनी भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा हैं, तो we prefer, means to say, जो जिसमें हम ज्यादा क्यूरियस नहीं है, let's say लेंथ ऑफ अ बुक पूछ लेते हैं, लेंथ ऑफ अ बॉक्स पूछ लेते हैं, what would be the suitable instrument for that? तो we use meter rule। तो लीस्ट काउंट इसका हमने बात कर ली। देन यू हैव वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को जरा देखो, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को देख लो, पार्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। टू स्केल्स हैं, एक जी वर्नियर स्केल है, एक मेन स्केल है। मेन स्केल जस्ट लाइक मीटर रूल है, और दो जॉज हैं, ऊपर वाले जिन्हें फिक्स्ड इंटरनल जॉज कहा है, और इन नीचे वाले फिक्स्ड इंटरनल जॉज, सॉरी एक्सटर्नल जॉज। जो बेटा ऊपर वाले जॉज हैं, ये वाले जो ये यूज होते हैं अपना इंटरनल डायामीटर के लिए। इंटरनल डायमीटर का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। इंटरनल डायमीटर के लिए, और ये वाले यूज होते हैं एक्सटर्नल डायमीटर के लिए। नाउ व्हाट इज दैट? अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्टील बार है, ठीक है, इसका हम यहां से यहां अगर डिस्टेंस मेजर करें, यहां से लेके बाहर से लेके यहां तक, तो इसके अंदर जो इसकी विड्थ की थिकनेस है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये जो ब्लैक वाली ये जो थिकनेस है, ये जो मैंने रेड कर दी, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगी अगर इसका एक्सटर्नल लें। अगर इंटरनल किसी चीज का डायमीटर लेना है, लेट्स से एक ये कप है छोटा सा, तो अगर हम इसको इधर रखें इन जॉस को, लेट्स से ये ऊपर वाले जॉस, तो इसकी हमें यहां से यहां लेंथ मिलेगी। उससे क्या होगा, ये जो इसकी अपनी वॉल की थिकनेस है वो नहीं आएगी, राइट? और अगर वॉल की थिकनेस मालूम करनी, एक्सटर्नल मालूम करो, इंटरनल मालूम करो, तो उनका डिफरेंस विल गिव यू द थिकनेस ऑफ दैट वॉल, राइट, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
तो दिस इज ऑल, ये एक्सटर्नल में क्योंकि जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो भी इंक्लूड हो जाती है, बल्कि लिख लो थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ वॉल इज सिंपली, एक्सपेरिमेंट में आ जाए, एक्सटर्नल डायामीटर माइनस इंटरनल डायामीटर। अच्छा, डायामीटर कर सकते हो, रेडियस नहीं कर सकते। अब पूछ लेते हैं डायरेक्टली, जो नहीं मेजर हो सकता वर्नियर कैलिपर से, दैट इज रेडियस। तो यू नो डायामीटर रेडियस इज डी इज इक्वल टू 2r। तो आप r वैसे निकाल सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। तो r इज इक्वल टू d/2। नाउ कम टूवर्ड्स इट्स वर्किंग, कि इसका ये जो है जी काम कैसे करता है। आपने फर्स्ट करो यहाँ पर, यू प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। अब इसका हम मेजर कर रहे हैं एक्सटर्नल डायमीटर, राइट, मेन स्केल पर। तो द लाइन दैट यू कैन क्लियरली सी बिफोर द वर्नियर स्केल, उसको नोट कर लो, दैट इज मेन स्केल, उसे कहेंगे रीडिंग, दैट इज 0 ये वाली नाइन्थ लाइन है, सेंटीमीटर में स्केल है, तो 1 से पीछे है 0.9 सेंटीमीटर। बेहतर है इसको मिलीमीटर में कर लो, फिर फाइनल आंसर जिसमें पूछा उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 9 मिलीमीटर हो गया, राइट, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 0.9 को 10 से करेंगे तो 9 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, एक ऐसी लाइन तलाश करो वर्नियर स्केल की जो डायरेक्टली सीधी कोइंसाइड कर रही है वर्टिकली विद द लाइन ऑफ द मेन स्केल। तो ये आप देखो, अगर ये सेवंथ बेटा लाइन है, ये एग्जैक्टली इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, राइट। तो यू विल डू एज यू विल मल्टीप्लाई 7 verniers, that line number, with the least count, that is 0.1 millimeter, that is 0.7 millimeter। तो फाइनल रीडिंग आप कैसे दोगे, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू main scale reading plus vernier scale reading. So that is 9 plus 0.7, 9.7 millimeter, or that is equal to 0.97 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो सेंटीमीटर के 100th पार्ट तक गया है ये, ठीक है, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक 100th पार्ट तक गया है, राइट। तो ये एक्यूरेटली इसकी ये रीडिंग आ गई। एक होता है जीरो एरर, जीरो एरर की कैलकुलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट वी शुड नो कि जब ऑब्जेक्ट यानी वर्नियर कैलिपर या आगे स्क्रू गेज की बात करते हैं वो क्लोज्ड है, तो द जीरो ऑफ द मेन एंड द वर्नियर स्केल आर नॉट इन अलाइंड विद ईच अदर, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, राइट। इतना याद रख लो, अगर जीरो आगे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर पीछे है जीरो वर्नियर का मेन स्केल से, तो नेगेटिव जीरो एरर है। Now, coming towards the screw gauge, for very small and much more accurate जो measurement है, accurate and precise, you use the micrometer screw gauge. Here is the structure, आप इसमें देख रहे हो, ये racket है which you can rotate, and there is a main scale, and यहाँ पर circular scale है। circular scale का दूसरा name thimble scale भी है, and then you can see that is U shaped ये है। यहाँ पर आप अपना object जो है फिक्स करोगे, राइट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फिक्स करोगे, और इसके अंदर व्हाट यू सी, ये जो एक मेन स्केल लाइन है, दैट इज कॉल्ड दिस लाइन। दे हैवंट टोल्ड हियर, बट लेट मी टेल यू कि बेटा जो मेन स्केल लाइन है, दिस इज मेन स्केल हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड डेटम लाइन। ओके, तो मेन स्केल लाइन इज कॉल्ड डेटम लाइन, राइट। Let me just tell you, main scale line is datum line. Main scale line is called datum line. Main scale line, main scale line is called datum line, right? Now, इसकी भी रीडिंग ऐसे लेंगे कि आप जो ये वाली वर्नियर स्केल, ये है सर्कुलर स्केल, और एक टर्न में ये 100 जो है ये जो है, अगर आप इसका देखो, इसके ऊपर 1 to 100 मार्किंग्स हुई होती हैं। तो जब आप रैकेट से इसको टर्न करते हो, तो व्हेन यू रोटेट द सर्कुलर स्केल, द डिस्टेंस बाय 1 मिलीमीटर इज कवर्ड ऑन द मेन स्केल। तो दैट इज एक्चुअली द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच क्या है, स्क्रू गेज की पिच का पूछ लेते हैं, पिच।
pitch of screw gauge is distance covered distance covered on main scale by one complete rotation of circular scale. So इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाता है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का, दैट इज पिच, दैट इज 1 divided by the total number of divisions on the circular scale, 1 millimeter. वर्नियर कैलिपर में आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसकी जो लीस्ट काउंट निकलता है वो कैसे निकलता है, दैट इज smallest division on the main scale divided by total number of divisions on the vernier scale, that is 1. तो that is 1 millimeter, तो ये आ जाता है इसीलिए 0.1 millimeter. This is for the vernier caliper. इसी तरह आप स्क्रू गेज की निकाल लेते हो, वो कैसे निकालते हैं? इसी तरह pitch divided by the number of divisions on the circular scale, that is 100. So that would give you 0.01 millimeter. This is for micrometer screw gauge, the least count. Now, coming towards how do you take the reading? Simple. जो इस वर्टिकल लाइन जहाँ पे बाउंड्री है सर्कुलर स्केल की, उससे पीछे जो रीडिंग आप पढ़ पा रहे हो, दिस इज ऑल इन ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स में ये दिया हुआ है, राइट? ये सेंटीमीटर्स में, इधर कैलिप नोट नहीं किया हुआ बट लिखा नहीं हुआ, बट दिस इज इन सेंटीमीटर्स लिखा होता है। तो आप ये देख रहे हो 15, दिस इज 15, दिस इज अब नीचे वाली 15.5, 16, 17, 18, 19। सो 19.5 आई कैन इजीली रीड, तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास इसकी आ जाएगी। इसी तरह मेन स्केल रीडिंग लेंगे, मेन स्केल रीडिंग इज 19.5। इस लाइन से जो मैं पीछे एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन पढ़ सकता हूँ, ये कितना आ गया जी? सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 195 मिलीमीटर। एंड देन सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसमें वो लाइन देखो सर्कुलर स्केल की जो कि मेन स्केल की डेटम लाइन से कोइंसाइड करी है, दैट इज द 10th वन। डेटम लाइन ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल मेन स्केल की, ये वाली 10th वाली बिल्कुल इसके ऐसे ये सामने आ रही है, right? So 10 multiplied by the least count 0.01, that is just 0.1 millimeter. So final reading कैसे देंगे? Final reading would be, that is equal to 0.1 plus 195, 195 plus 0.1 millimeter, that is 195.1 millimeter, or that is 19.51 what you say सेंटीमीटर, राइट? तो ये आपका इसका आंसर आ गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। तो दिस इज हाउ यू टेक द रीडिंग। अगर ये सारा लाइक दिस वुड हैव बीन, इफ दिस इधर सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर होता, तो देन यू वुड हैव रिटन मिलीमीटर, और फिर जब सेंटीमीटर में से करते तो 1.951 सेंटीमीटर आता, राइट? सो जस्ट टू रिमेंबर, अगर जीरो मेन स्केल का, सर्कुलर स्केल का सॉरी, अगर स्क्रू गेज के केस में जीरो अबव है तो नेगेटिव जीरो एरर होता है अबव द डेटम लाइन, और अगर जीरो सर्कुलर स्केल का नीचे है then the datum line, when there is no object, zero error check ही तब करते हैं when there is no object, अगर नीचे है तो positive zero error है। और the rule is for zero correction you do the opposite, प्लस के लिए आप हमेशा माइनस करते हो, माइनस के लिए आप प्लस करते हो, but that's not the part of your course, so just as an information I have shared with you. So I hope you got some good information in this first chapter of your O level. Inshallah, we will be covering all concepts with clarity in the coming up chapters. Thank you so much.